स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जीडी, लेखपाल इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपको दूल्हा शब्द का तत्सम रूप बताना है। ए कह रहा है दुर्लभ, बी दूल्हा, सी दुल्हा और डी दूल्हा। तो आपको बताना है कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप जो है वो क्या होगा? तो दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है। विकल्प ए जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए कह रहा है बारात, बी बादाम, सी आधीन और डी द्वारिका। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन-सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से विकल्प बी शुद्ध होगा, बादाम शुद्ध जो है वो दूसरे का हो जाएगा। बारात नहीं होता, बारात होता है और आधीन नहीं अधीन और द्वारिका नहीं द्वारका शब्द होता है। बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहे हैं कि वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों कहलाता है। आपको बताना है कि वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? पदक्रम, पदबंध, पद अन्वय या अव्यय। तो आपको बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदबंध कहते हैं। विकल्प बी तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल चौथा कह रहे हैं कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? चौथे नंबर में आपको बताना है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ए द्विकर्मक क्रिया, बी प्रणर्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग जो है वो हुआ है? द्विकर्मक क्रिया का रूप, प्रणर्थक क्रिया का रूप, संयुक्त क्रिया का रूप या पूर्वकालिक क्रिया का रूप। तो वह घर पहुंच गया इसमें जो है वो संयुक्त क्रिया का रूप प्रयोग हुआ है। विकल्प सी जो है वो आपका आंसर जो है चौथे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा। पांचवे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। आपको ये बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ए कह रहा है विशेषतया, बी दुराव्यवस्था, सी अभिज्ञ और डी कह रहा है वांछनीय। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से विकल्प बी अशुद्ध है, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्व्यवस्था होता है। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। तो सवाल नंबर 5वें का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किसमें अ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ए बेलन, बी गायक, सी भिड़ंत और डी सैव। तो आपको बताना है कि किस शब्द में जो है वो अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बेलन में, गायक में, भिड़ंत में और शैव में। तो बेलन में अन प्रत्यय, गायक में अक, भिड़ंत में अंत प्रत्यय और शैव में अ प्रत्यय। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। तो छठवें का डी जो है वो सही होगा। बात सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहे हैं कि बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। आपको बताना है कि बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए मध्यम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष और डी परम पुरुष। तो आपको बताना है। तो परम पुरुष जैसा कोई सर्वनाम होता नहीं है। तो आपको मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में से चयन करना है। तो बोलने या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम उत्तम पुरुष कहेंगे। अ, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो सातवें का विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ए कह रहा है गोधूम, बी कूप, सी दूध और डी गुहा। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। गोधूम नहीं है, कूप नहीं है, दूध नहीं है, कुआँ नहीं है। तो तत्सम शब्द इसमें से दूध नहीं है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। दूध का दुग्ध तत्सम होता है। गोधूम का तद्भव गेहूँ, कूप का तद्भव जो है वो कुआँ और गुहा का जो है वो गुफा होता है। सवाल नंबर 9वां देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकोक्ति नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा जो है वो लोकोक्ति नहीं है। ए कह रहा है नाक पर सुपारी तोड़ना, बी 3 लोग से मथुरा न्यारी, सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा और डी
जल में रहकर मगर से बैर। तो आपको बताना है कि इनमें से लोकोक्ति कौन नहीं है, अर्थात वो मुहावरा है। तो मुहावरा ए है जो है वो मुहावरा है। नाक पर सुपारी तोड़ना ये मुहावरा है। बाकी सभी जो है इसमें लोकोक्तियाँ हैं। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब परेशान करना या दुखी करना। सवाल नंबर 10वें का उत्तर देखें। 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब किसी कार्यालय से माँगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो, तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग जब किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। ए कह रहा है पृष्ठांकन, अनुस्मारक, सी परिपत्र और डी कार्यालय आदेश। तो आपको बताना है कि जब किसी कार्यालय से माँगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो, तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए हम जिस सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अनुस्मारक कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है, वो सही हो जाएगा। पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है? तो प्रेषक से वापस जो पत्र लिया जाता है, उसको हम पृष्ठांकन कहते हैं। इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। किसी दस्तावेज को अलग-अलग पन्नों में बाँटना भी वो पृष्ठांकन कहलाता है। परिपत्र का मतलब होता है कि अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी के सूचनार्थ जारी किया जाने वाला जो पत्र होता है, उसको हम परिपत्र कहते हैं। कार्यालयीय आदेश का मतलब ये होता है कि नियोक्ता द्वारा जारी किया जाने वाला जो दस्तावेज होता है, उसको हम कार्यालयीय आदेश कहते हैं। अब सवाल नंबर 11 में 11 में कह रहा है कि कौन-सा शब्द जो है इसमें से स्त्रीलिंग है, आपको ये बताना है। ए केला, बी अखरोट, सी नींबू और डी नाक। तो आपको ये बताना कि कौन-सा शब्द जो है इसमें से वो स्त्रीलिंग शब्द है। केला, अखरोट, नींबू और नाक में से। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें नाक है, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। केला, अखरोट और नींबू ये पुल्लिंग शब्द हैं। चलें, देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में पिटवाया शब्द है। आपको ये बताना है कि पिटवाया शब्द किस प्रकार का है? प्रणर्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है या यौगिक क्रिया है? तो आपको ये बताना है कि गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में पिटवाया शब्द क्या है? तो चूँकि गोविंद के द्वारा सोहन को पिटवाया गया है और पीटने वाला कोई और है, तो जब कर्ता अपना काम स्वयं नहीं करके दूसरे से करता है करवाता है, उसको हम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। विकल्प ए जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा 12 नंबर सवाल का। सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण लिंग और वचन के कारण कोई भी विकार नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? ए अव्यय, बी क्रिया, सी विभक्ति और डी पदबंध। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो 13 नंबर सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 14 को। कह रहे हैं, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है कि नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए कह रहा है कुछ न सुनना, बी बदनाम करना, सी शिकायत करना और डी परेशान करना। तो आपको बताना है कि नाक में दम करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि आंधी आई और पानी बरसा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको ये बताना है कि आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए संबंध बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी समुच्चय बोधक और डी कालवाचक। तो आपको बताना कि पानी आई आंधी आई और पानी बरसा, तो इसमें जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और जो है वो 2 वाक्यों और 2 पदों को 2 वाक्यों या 2 पदों को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो 15 का क्या होगा? सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि अच्छा, कल देखा जाएगा, वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? आपको ये बताना है कि अच्छा, कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ए अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण और डी संज्ञा। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है किस रूप में किया गया है? अव्यय के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में या संज्ञा के रूप में। तो यहाँ जो है अव्यय का प्रयोग अच्छा का प्रयोग अव्यय के रूप में किया गया है। विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। बात सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ए कह रहा है संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेषण संबंध और डी कह रहा है कि क्रिया पदबंध।
तो आपको बताना है कि जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है विशेषण पदबंध कहा जाता है। विकल्प सी जो है 17 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। आपको ये बताना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन-सा है? ए, राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। बी, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। सी, उसने न केवल गरीबों को लूटा बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। डी, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। तो इसमें से जो मिश्र वाक्य है वो विकल्प बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी इसमें क्या है? वो मिश्र वाक्य है। पहला और अ, चौथा अर्थात ए और डी ये सरल वाक्य है। सी जो है वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है? चलिए, बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा संदेहवाचक वाक्य है? आपको बताना कि कौन-सा वाक्य जो है वो संदेहवाचक है। ए कह रहा है, हो सकता है कि अभी तुम मेरी बात ना समझो। बी कह रहा है कि शाम होते ही पक्षी घर लौट जाते हैं। सी कह रहा है कि तुम्हारी समझदारी से घर का कलह मिट सकता है। और डी कह रहा है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो आपको बताना कि इनमें से कौन-सा जो है वो संदेहवाचक वाक्य है। ए, बी, सी और डी इसमें से चयन करना है। तो संदेहवाचक जो वाक्य है, वो विकल्प कौन-सा सही हो जाएगा? ए जो है वो सही हो जाएगा। ये संदेहवाचक इसमें से वाक्य हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलें, देखते हैं सवाल नंबर 20वाँ। 20वें में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहे हैं कि वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। बी कह रहा है इन दोनों में केवल यही अंतर है। सी कह रहा है कि उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है। और डी कर्म जीवन की कसौटी है। आपको बताना कि कौन-सा वाक्य जो है इसमें से वो अशुद्ध है। विकल्प ए, बी और सी, डी इनमें से आपको चयन करना है। तो जो अशुद्ध वाक्य है वो विकल्प बी है। केवल यही अंतर है, ये गलत लिखा हुआ है। इन दोनों में यही अंतर है, केवल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विकल्प बी जो है वो इसमें से अशुद्ध है, बाकी तीनों जो है इसमें वो शुद्ध हैं। तो 20वें का बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए, नीरनिधि, बी, सुनासीर, सी, रड़ाउ और डी, अवधि। तो आपको बताना है कि कौन-सा जो है वो शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो सुनासीर नहीं है, इंद्र का विशेषण है, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। आपको ये बताना है कि कौन-सा शब्द युग्म जो है वो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। ए कह रहा है अज्ञविज्ञ, बी अनग विनिरग, सी हयादार बेहया और डी बर्बर का शब्द। तो आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन-सा शब्द युग्म जो है वो अशुद्ध है। अज्ञ और विज्ञ अशुद्ध है, अनग निरग अशुद्ध है, हयादार बेहया अशुद्ध है, बर्बर और शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो विकल्प बी अशुद्ध है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं? वो शुद्ध हैं। चलिए, देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में परुष का पर्यायवाची है। अब परुष का पर्यायवाची शब्द बताना है कि परुष का पर्यायवाची क्या होगा? 23 नंबर वाले सवाल में। ए कह रहा है परोक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी पर्याप्त और डी कठोर। तो आपको बताना कि परुष शब्द का पर्यायवाची क्या है? परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, पर्याप्त है या कठोर है। तो परुष का जो पर्यायवाची है वो विकल्प डी हो जाएगा, कठोर होता है। अब सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द सूर और सूर का अर्थ क्या है? आपको सूर और सूर का अर्थ बताना है। श्रुत भिन्नार्थक शब्द है। शब्द युग्म का अर्थ बताना है। ए कह रहा है पुत्र बाण, बी कह रहा है कांटा सूल, सी कह रहा है सूर्य और वीर, डी कह रहा है शिव और शत्रु। तो आपको बताना है कि सूर और सूर का अर्थ क्या होगा? तो सूर का मतलब सूर्य और सूर का मतलब वीर। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त वाक्य है? आपको सवाल नंबर 25 का उत्तर देना है और ये बताना है कि कौन-सा संयुक्त वाक्य है। ए कह रहा है राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा। बी कह रहा है जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाएगा। सी कह रहा है वाणी की मृदुता सबको बस में कर लेती है। और डी कह रहा है कि कोई नहीं बता सकता कि प्रलय कब आएगी। तो आपको बताना कि कौन-सा जो है इसमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण विकल्प
ए है राम ने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ा। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अ, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।